अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। अर्रहमानिर रहीम। रहमान और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन। रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। इसके बाद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। तेरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो अली मकाब होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो अली मकाब होगा। कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। आज के जो हमारी ट्रेनिंग सेशन है, जो आप लोगों के साथ चीजें हमने डिस्कस करनी है, वो चलान मैनेजमेंट के हवाले से होगी, जिसमें सेल्फ फाइनेंस, आरपीएल और जो स्पॉन्सर्स ट्रेनिंग होती हैं उनके चलान मैनेजमेंट के हवाले से जो है वो आज बात होगी। इसमें हमारे साथ मिस्टर इजाज बिन अजीज एक्टिंग मैनेजर हैं MIS के, वो होंगे, वो आपको ये सेशन प्रेजेंट करेंगे। इसका पैटर्न ये होगा कि पहले जो है वो चीजें आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर हुए काइंडली अपने पास नोट कीजिएगा, और फिर हम आपको 1 बाय 1 मौका देंगे ताकि आप अपने क्वेश्चंस क्लियर कर लें। इजाज साहब, अगर आप मौजूद हैं तो मैं सेशन आपके हवाले करता हूँ। काइंडली आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, थैंक यू यासिर साहब। ये अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए। जी जी, होगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, नईम साहब। बिलाशुबा आप लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में, और जब से कोविड स्टार्ट हुआ है ख़ास तौर से उस वक्त से आप लोग जो है वो इस एक्टिविटीज़ में बड़ा
डिवोशन से इन्वॉल्व हैं। थैंक यू। तो ये आप लोगों की मेहरबानी है कि हमें मौका देते हैं आप, कि हम आप लोगों को, हमारे पास जो नॉलेज है, जिस डोमेन का नॉलेज है, हम उनको ट्रेन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज इस सेशन को ज्वाइन किया। तो इसमें ये चालान मैनेजमेंट का सेशन थोड़ा सा डिले हो गया। असल में ये शुरू में होना था, जो कुछ वजह से एक्टिविटीज की डिस्टरबेंस की वजह से ये डिले होता गया। तो इनके स्केड्यूल में था, तो अब इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम कोशिश की है कि चलें चालान मैनेजमेंट के साथ हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, जिसमें लोगों को इश्यूज हैं सिस्टम के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, मेकअप अटेंडेंस के हवाले से। ओवरऑल हम इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और होपफुली आप भी इसमें फुली जो है डिवोशन के साथ इसको सुने और अपने क्वेश्चन आंसर करें, ताकि कोई मसला ना रहे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं, चूँकि ये जूम पे सेशन जो है वो इतनी हमारी कुछ अरसा ही हुआ कि लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो कोशिश किया करें कि जब सेशन आप स्टार्ट करें तो स्टार्ट होते ही अपना जो है ना आप माइक म्यूट कर दीजिए करें, ठीक है। और दूसरा म्यूट करने के बाद दूसरी बात ये है कि अब जब आप अपना देखते हैं ना कैप्शन राइट साइड पे, तो उसको रीनेम जरूर किया करें। अभी भी देखिए ना कुछ लोगों का एपीओ लिखा आ रहा है, हमें नहीं पता वो एपीओ कहाँ से बिलोंग करता है। कुछ लोगों का नाम लिखा आ रहा है सिर्फ, कुछ लोगों का फोन का नंबर आ रहा है, कुछ लोगों का वेब एड्रेस आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ों को ना आप इनमें इम्प्रूवमेंट लाएं, क्योंकि इन फ्यूचर जो हमने इंशाल्लाह यहाँ पे मैंने आज थोड़ा सा गूगल क्लाउड भी डिस्कस करना है। हमने गूगल क्लाउड पे स्विच होना है, वहाँ पे हमने आप लोगों को अथॉरिटी देनी है कि आप लोग खुद भी अपने सेशन कर सकें गूगल मीट के हवाले से। फिर हमारा गूगल की पूरी इंटीग्रेशन होनी है, तो उस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो ये अभी भी पार्टिसिपेंट्स पे आप क्लिक करेंगे ना आप लोग, तो राइट साइड पे वो एक 3 डॉट से आ जाएंगे, वहां पे आपका रीनेम का ऑप्शन होता है। तो जिन लोगों ने ये लिखा हुआ ना ए ओ ए, हमें नहीं पता कहाँ से है, अब्दुल वहाब पता नहीं है कहाँ से है, इसी तरह से दूसरे दिल खान साहब हैं, तो ये काइंडली अपना नाम लेके ना इनटू में लिखा करें कि ये फलां वीटीआई है, ताकि हमें पता चल सके। ठीक है, मेरा ख्याल आप लोगों को इसकी थोड़ी समझ आ गई है, तो इसमें काइंडली अब कर लें, इसको रीनेम कर लें ताकि हमें मजीद आसानी हो जाए। दूसरा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एडमिशन सेशन जनवरी 2023 के जो हैं वो आपने सक्सेसफुली उनकी सिस्टम में इनरोलमेंट कर दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स भी बड़े आपके 100% अचीव हो गए हैं, दैट्स गुड। और आपने विद इन टाइम किए, तो ये आप लोगों की बड़ी एफर्ट्स है बहुत। मैं तो समझता हूँ कि इसमें पहले वो एडमिशन के लिए आप लोग कैंपेन चलाते हैं, लोगों को जो मोटिवेट करते हैं, फिर उनको लेके सारा कुछ। दूसरा बायोडेटा जो है उसकी जांच करना, ये दिस इज नॉट ए सिंपल टास्क। ये आप डेफिनेटली इसमें जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसके सीएनए से लेके डेट ऑफ बर्थ है, उसकी एजुकेशन है, उसका कोर्स है, फिर सबसे ज़्यादा बढ़कर जो उसमें उसकी टाइप है कि वो ज़कात पे है, सेल्फ नाज पे है, स्पॉन्सर्ड पे है, नॉन ज़कात है या प्रोजेक्ट है। तो ये चीज़ें जो है डेफिनेटली उसमें थोड़ी सी जो है ना वो एक्स्ट्रा अटेंशन रिक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टम, ताकि एक भी टाइप आपकी ऊपर नीचे हो जाए तो आपका पूरा क्लेम जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सकें ताकि इशू ना हो। 28 तारीख इसकी डेडलाइन थी, जो कि मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों को दी हुई थी। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलें 28 को सैटरडे है, तो इसको मतलब हम नहीं इसको बंद नहीं करते सिस्टम को। तो फिर ये हमने 28 पे गई, 29 पे गई, 30 तारीख को मंडे वाले दिन तकरीबन हमने सुबह को 10-11 बजे जो सिस्टम जो है ना उसको लॉक किया। लेकिन उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह आप 28,000 प्लस जो है एनरोलमेंट वो हो चुकी थी। उसके बाद कुछ लोगों की क्यूरीज थी, हमने कोशिश की है उनको कि वो मतलब पूरी जो है वो मतलब फिक्स हो जाए।
और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास कोई पेंडिंग क्यूरी नहीं है। तो कुछ लोगों के पास एप्लीकेशंस थी जो कि विलिंग्स थे, लेकिन वो हमने डेटा हम मैनेजमेंट को डिलीवर कर चुके थे, इस वजह से हम उसको सिस्टम को दोबारा ओपन नहीं कर सके, उनको हम एंटरटेन नहीं कर सके। तो ये इसकी वजह यही होती है कि चूंकि डेडलाइन का प्रेशर होता है, आगे डेटा जाता है, फिर आगे अब डेटे में थोड़ा सा फर्क आ जाए ना तो हमें वो डेफिनेटली पूछता है कंसर्न बंदा कि यार ये पहले आपने इतना दिया तो अब इसमें चेंज क्यों आई है। तो इस वजह से हम जो है ना उस जब डेडलाइन लॉक कर दी जाती है तो उसके बाद हम जो है वो एंटरटेन नहीं करते। तो एक तो ये एडमिशन के हवाले से था। दूसरा, जब लोग आप एडमिशन करते हैं तो उसमें कुछ लोगों को अभी तक ना उसकी कह लें कि पूरी फंक्शनैलिटीज के बारे में इल्म नहीं है। बहुत बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं, इसमें ये कोई आप लोगों की ये कोई नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है। डेफिनेटली कुछ लोग नए भी होते हैं, इतने यूज टू नहीं होते। तो जो मुझे जो इशू फेस थोड़े से हो रहे हैं, कुछ लोग एडमिशन के दौरान फर्ज करें कि बच्चा कोई इंटर करते हैं ना, उसको रिवोक करते हैं, तो उनको रिवोक का एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता। वो रिवोक करने के बाद बच्चे को यही समझते हैं शायद बच्चा जी जो है ना ये इसमें से प्रोविजनल ग्रांट में से निकल गया है। रिवोक करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि ये रिवोक बेसिकली स्टैंड बिटवीन द प्रोविजनल ग्रांट एंड एप्लीकेशन। इन दो स्टेटस के दरम्यान रिवोक की पोजीशन जो है ना वो स्टैंड होती है। रिवोक का मतलब ये है कि अगर आपने किसी बच्चे को प्रोविजनली ग्रांट किया हुआ है और प्रोविजनली ग्रांट करने के बाद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपकी एप्लीकेशन में अपडेट तो होती है, लेकिन वो प्रोविजनली एडमिशन ग्रांटिंग में वो चीजें आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती, जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ है या उसका कोई फादर नेम है या ट्रेनी का नेम है। तो इन चीजों को अपडेट करने के लिए आपको सिस्टम में ये फैसिलिटी दी गई है कि आप उसको रिवोक करें। जैसे ही आप उसको रिवोक सेट करेंगे उस स्टेटस को, तो आप जो है ना यू वुड बी एलिजिबल टू अपडेट द डेटा ऑन ट्रेनी एप्लीकेशन फॉर्म। जब कोई बच्चा प्रोविजनल एडमिट हो जाता है तो एप्लीकेशन फॉर्म में वो आप लोगों को नजर ही नहीं आता, लेकिन जब कोई बच्चा उसमें आता है, उस स्टेटस में आता है रिवोक के, तो उसको आप उसकी एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो एक तो ये है उसका स्टेटस कि उसकी एप्लीकेशन को अपडेट करके फिर दोबारा उसको जब प्रोविजनली ग्रांट करेंगे ना, दोबारा उसको प्रोविजनली एडमिशन ग्रांट हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता है कि वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं उसकी 2 बार एप्लीकेशन डाल देते हैं, उसका फिर फायदा कोई नहीं होता, कन्फ्लिक्शन होती है, आगे डिस्टरबेंस होती है। तो दूसरा इसके साथ ही चूंकि अभी क्लेम भी आना है, तो ये कोशिश किया करें कि जब क्लेम का आप लोग डेटा भेजते हैं ना, तो उसमें बाद में जाके बच्चे को ड्रॉप आउट ना करें। एक तो हमने इसमें 10 डेज की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है सिस्टम में, 10 डे बैक जो है वो ड्रॉप आउट नहीं होगा। लेकिन क्लेम पहले आप लोग क्लेम भेज देते हैं उनको, अपने एरिया ऑफिस को, अपने रीजनल ऑफिस को, उसके बाद आप ड्रॉप आउट करते हैं। वो कि हम यहाँ पे सिस्टम में सारा कुछ चेक कर लेते हैं डेट वगैरह, लेकिन इस तरह से जो आप लोगों की समरीज अटैच होती है ना उनमें डिफरेंसेस होते हैं। वो में फ्यूचर में भी वो इशू बन सके, ऑडिट में ऑब्जर्वेशन भी हो सके, यार ये तो आप लोगों ने इतना भेजा था, आप लोग इतना क्यों दे रहे हैं, या इसमें ऐसे ड्रॉप आउट हैं, तो ये क्लेम डिफरेंस क्यों होता है। फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि ये इंडियन डेट्स के ऊपर कितने लोग फॉल कर रहे हैं। किसी ने 15 में किया, किसी ने फर्ज करो 25 तारीख को क्लेम भेज दिया तो उसने 26 तारीख को जाके बच्चे ड्रॉप आउट कर दिए। हम ड्रॉप आउट तो नहीं लेंगे, लेकिन होगा क्या कि वो जब आप लोगों की जो अटैच शीट है ना, जो 25 फाइल निकाली है, उसमें वो ड्रॉप आउट बच्चे जो नहीं हुए वो आ रहे होंगे, वो दैट वुड बी एलिजिबल जो है वो फॉर क्लेम।
वो क्लेम के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन एग्जैक्टली उनको क्लेम जो है वो नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वो जब हम फाइनल रिपोर्ट कंपाइल करते हैं तो उसमें वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इन चीज़ों को पहले ही थोड़ा सा जो है वो आप ख्याल कर लीजिएगा। उसके अलावा मेकअप अटेंडेंस के हवाले से मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि मेकअप क्लासेस के हवाले से आप काइंडली थोड़ा सा ज़रा इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें। वो इस तरह से कि फर्ज करें ये सेशन आज जनवरी में स्टार्ट है, अगर कोई बंदा आपका जनवरी सेशन में नहीं आया तो आप उनकी मेकअप क्लासेस फरवरी में कर सकते हैं। वो इस तरह से कि जो भी आपने फर्ज करें वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन या हफ्ता नहीं आया तो आप लोग उसको देखें उसने कौन कौन से लेक्चर नहीं पढ़े, उस पर रजिस्टर का अंदराज करें और रिवीजन की फॉर्म में उस बच्चे को बच्चियों को, या ग्रुप है जितने भी बच्चे हैं, उसको नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट मंथ में विद इन द सेशन किसी भी वक्त विद इन द सेशन आप उसको वो रिवाइज करवा दें और रजिस्टर पे इंदराज कर लें कि इस डेट को, फर्ज करें आज की डेट 2 तारीख है, 2 तारीख को मैंने जो 15 जनवरी को लेक्चर पढ़ाया था वो मैंने रिपीट कर दिया, और उन्होंने बच्चों को आगे कोई उसके कोई फ्लैग मार्क कर दें। इस तरह से थ्रू आउट द सेशन आप लोग करते जाएं। असल में जो हमने अप्रूवल ली थी मेकअप क्लासेस का कंसेप्ट यही था। अब हमसे कुछ लोग जो हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि जी आखिरी आखिरी जो है वो 10 दिन में या 15 दिन में मेकअप क्लासेस कैसे होगी। देखें, जो लास्ट 10 डेज हैं या लास्ट वीक है या लास्ट 15 दिन है, उसमें हम सिस्टम को सिर्फ ओपन करते हैं टू अपडेट द मेकअप अटेंडेंस जो आपने पीछे करवाई होती है। उन दिनों में मेकअप नहीं करवानी होती। यहाँ पे कुछ एरिया मैनेजर्स को भी ये कंफ्यूजन थी, कुछ लोगों को भी कंफ्यूजन थी कि जो है मतलब आखिरी 10 दिनों में मेकअप कैसे हो सकती है। वो 10 दिनों की बात नहीं है। उन 10 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपकी मेकअप अटेंडेंस का सिस्टम में अंदराज होता है। वो 10 दिन हम क्यों देते हैं? क्योंकि अगर हम उसी महीने उसको ओपन कर दें तो फिर आप लोगों को वो डिस्टरबेंस रहेगी, क्योंकि एग्जैक्टली उसकी जो परसेंटेज है वो आपको लास्ट महीने में किसी हद तक आखिरी दिनों में उसमें क्लैरिटी नजर आती है। अच्छा यार, ये इतने दिन रहा, इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी पड़ती नहीं। अगर तो बच्चा 2-3 दिन भी रहा तो उसकी मेकअप कर रहा की जरूरत नहीं होती, वो आप उनकी बेशक नाम ही करवाएं। तो ये इसका कंसेप्ट था। मेकअप क्लासेस जो है जिसकी अप्रूवल हुई है वो विद इन सेशन आप किसी भी वक्त करवा सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम में एंट्री होती है वो आप जो है वो लास्ट में उसकी आखिरी 10 दिनों में या 15 दिनों में जब भी हम अलाउ करते हैं वो उसमें करें। तो बाकी ये है कि ये भी हमें मिले हैं, कुछ कंप्लेंट्स मिली हैं कि आप लोग बोगस अटेंडेंस मार्क करते हैं बच्चों की, या मेकअप बोगस मार्क करते हैं। जो देखें ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई बच्चा वाकई है डिजर्विंग है तो उसको मेकअप करवा के उसको जो है वो लेके आए आप उस परसेंटेज पे, ताकि उसका उस साल जो है ना, बेसिकली कंसेप्ट ये था कि उसका ईयर जाया ना हो। लेकिन अगर आप कहें कि एक बच्चा बिल्कुल आया ही नहीं है तो उसकी आप मार्क करते जाएं, उसने पढ़ा भी कुछ नहीं है, तो ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पे आयद होती है। सिस्टम तो उसको मार्क करने देगा क्योंकि हमने हमको राइट्स डेलीगेट किए हुए हैं। तो ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके ऊपर भी आयद होती है कि कोई जो है वो मतलब बिल्कुल अगर कोई सीरियस बच्चा नहीं आ रहा तो उसको बेशक आप उसकी ना करें, उसको कहें भाई, ताकि उसको अंदाजा भी हो कि अगर आना है मतलब पढ़ना है तो एग्जाम देना है, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं लेना, उसके लिए मुझे ये चीजें जो है ये क्राइटेरिया जो है वो मीट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको भी प्लीज फ्यूचर में जो है वो उसको बेहतर करने की कोशिश करें। तो दूसरी चीज बाकी आप लोग अगर ड्यूरिंग सेशन जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो साथ साथ लिखते जाएं। तो हमने जैसे यासर साहब ने बताया कि लास्ट पे जो है हम एक सेशन करेंगे, तो वो इंशाल्लाह वो जो है वो सारे आपके क्वेश्चन आंसर जो है ना वो हम उसको वहाँ पे कोशिश करेंगे जवाब देने की। दूसरा ओजीटी कंपनीज के हवाले से कुछ लोगों ने बड़ी जो है वो जेन्युइन कह लें बड़ी अच्छी सजेशन थी लोगों की।
क्योंकि हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि एक इंस्टीट्यूट में कितनी चीज़ें चल रही हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो फेस हैं। कुछ लोग वैसे भी फ़ोन पे भी मुझे मतलब आइडियाज़ वगैरह जो है वो शेयर करते हैं सजेशन के हवाले से, तो वो हम वी आर ऑलवेज वेलकम योर सजेशन, स्पेशली किसी वक्त फ़ोन पे जब मर्जी आप लोग हमें सजेशन दें जो आपको मसले मसाइल हैं, ताकि सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा ही रहती है। एनहांसमेंट फीचर जो है ना इसके वो हमेशा ही ओपन होते हैं और उनको बेहतर से बेहतर किया जाता है। कभी भी सिस्टम जो है वो इनिशियल लेवल पे या मिडिल लेवल पे या उसकी कंप्लीशन स्टेज पे या मैच्योरिटी स्टेज पे कभी भी हम उसको कंप्लीट नहीं कहते। विद द टाइम पैसेज जो है उसमें हमेशा उसकी खूबसूरती की, उसकी फंक्शनैलिटी की, उसकी बेहतरी की गुंजाइश हमेशा जो है उसमें मौजूद रहती है। तो अभी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हमें वो कंपनीज का बड़ा मसला आ रहा था, ओजीटी कंपनीज का। तो बिल्कुल ठीक है, वो कंपनी जो बहुत ज्यादा हो गई थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप लोगों की लोकल कंपनी जो है वो इतनी ज्यादा एक्सटेंड हो जाती हैं, क्योंकि वो लोकल कंपनीज बहुत ज्यादा डाली हुई हैं आप लोगों ने। तो कोशिश करें एक तो कंपनी जो हैं वो भी आपकी जो है वो ठीक ही हों, उसमें कोई ऐसी कोई बोगस एंट्री इस तरह का ना हो, क्योंकि आगे फिर वो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे बच्चों ने उसी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होना होता है। तो ये तो कंपनीज के ऊपर सर्च का फॉर्म ये आप लोगों की सजेशन से ही बनाया गया है। दूसरा, कुछ लोगों को ये आइडिया नहीं है कि वो अभी लास्ट में काफी सारी क्वेरीज थी कि वो हमें जी वो बच्चे अगर फैच ओजीटी पे नजर नहीं आ रहे, तो उस फैच ओजीटी पे बच्चे नजर हम कह तो देते हैं आपको कि वो जो है मतलब आप उस कोर्सेज को टैग करें। मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाजत करें तो वो दे, तो मैं इंशाल्लाह आपको एक स्क्रीन जो है वो भी शेयर करके ना थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, जरा होल्ड कीजिएगा। जी जासिम जरूर करें। थैंक यू साहब। अच्छा, ये स्क्रीन आ रही है आपको, शेयर नजर आ रही है जैसे? जी जी बिल्कुल आ रही। अच्छा, चलें, ये मैंने ग्रीन टाउन से रिक्वेस्ट करके उनका मैंने क्रेडेंशियल जो है वो लिया हुआ है, तो उस पे मैं आपको लॉग इन करके जरा उस पे अच्छा, ये बड़ा थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये कंपनीज आ रही है नीचे, जैसे आप सर्च करते हैं तो वो डेफिनेटली वो उसमें जो है ना सारी कंपनी हो जाती हैं। तो जो सर्चिंग के हवाले से जो कंपनी आएगी वो नजर आ जाएगी आपको। अच्छा, इसमें हम लोग आपसे कहते हैं कि कोर्स को टैग करें। कोर्स को टैग किस तरह से करना है ये देखें। अब फर्ज करें मैं इरफान होंडा सर्विस को क्लिक करता हूं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो ट्रेड एडेड येट अगेंस्ट दिस कंपनी। अब ये कंपनी तो आपने डाल दी, ये कंपनी भी अप्रूव्ड है, अथेंटिक कंपनी है, लेकिन इसमें लिखा आ रहा है यहाँ पे नो ट्रेड एडेड येट अगेंस्ट दिस कंपनी। यहाँ पे आप ये आपको अगर नजर आ रहा है यहाँ पे ये एडेड ट्रेड के अगेंस्ट, यहाँ पे आप उसकी नेचर वगैरह देते हैं कोर्सेज के ऊपर, एग्जैक्टली वन स्टेप ऊपर, तो यहाँ पे आ रहा है। तो इसके अगेंस्ट जब आप वहां पे बच्चे फेच करेंगे आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये मेन फ्लॉ है, जो मेन रीजन है जो कि वो आपको जो है ना वो बच्चे वहां पे नजर नहीं आए। ये हमने कंडीशन इसलिए रखी हुई है ताकि अगर आपका ऑटो मैकेनिक का कोर्स है ना, तो वही कोर्स के लिए इस कंपनी के बच्चे जो हैं वो आगे उसमें फैच हो जाएं। ये नहीं कि क्लिनिकल असिस्टेंट में भी के बच्चे भी आपको उसी कोर्स में नजर आ रही हों, कंपनी नजर आ रही हों और दूसरी भी मिक्सअप हो जाए सारा। इसलिए हमने इसको सेग्रीगेट किया हुआ है। उसके नीचे ये कोर्सेज हैं, आपने उन कोर्सेज को सिलेक्ट करना है
और ऐड ट्रेड कर देना है। जैसे आप ऐड करेंगे तो ऊपर जो है उसका वो जो है ना वो ऐड हो जाएगा। जैसे वो ऐड हो जाएगा देन यू वुड बी एलिजिबल टू फेच द ट्रेनिंग इन ओजीटी फॉर्म। ये क्लियर हो गया सबको? अगर इसमें क्वेश्चन है तो काइंडली वो राइट कर लें आपका, मैं फिर दोबारा जो है ना इस पे आपको जो है वो करवाएंगे। अच्छा, दूसरा अब चालान मैनेजमेंट पे ये तो अपना बड़ा अच्छा आप लोगों ने जो है वो कर रहे हैं, लोग रिसीविंग भी डाल रहे हैं। कोशिश किया करें कि विद इन जो है उसका टाइम पीरियड जो 1 मंथ का है वो ही उसी के अंदर ही आप जो है उसकी रिसीविंग जो फी की है वो डाला करें। तो अभी हमारा उसमें जब आप चालान देखते हैं तो उसमें आपको नजर नहीं आता आपका बैंक अकाउंट, बैंक की डिटेल इंफॉर्मेशन और बैंक कॉपी वो आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमारा करंटली जो है वो एमओयू हुआ नहीं, अभी वो चल रहा है, उस पर वर्किंग हो रही है। तो जब वो एमओयू हो जाएगा फाइनल तो सेम चालान जो है वो आप जो है वो उसमें सबमिट किया करेंगे उनको। सेम चालान जो है ये इसका जो प्रिंट होगा वो आप सबमिट किया करेंगे टू द बैंक, और बैंक उसको एक्सेप्ट भी करेगा। अभी चूंकि उनके साथ हमारा एमओयू नहीं हुआ इसलिए वो आप डायरेक्ट ही डिपॉजिट स्लिप से जो है उसको अपने ऑपरेशनल अकाउंट में जो है वो आप कर देते हैं। जब हमारा एमओयू हो जाएगा तो प्रॉपर आपका जो अकाउंट से भी इंटीग्रेशन होगी इसकी, आपका चालान जो है वो आपका अकाउंट नंबर बियर करेगा। उसके बाद फिर बकायदा उसका जो है वो सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो चालान भी एक्सेप्ट होगा। और फिर हम बैंक के साथ सिंकिंग की भी हमारी होगी, उनका डेबिट क्रेडिट बैलेंस सारा जो है वो जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। फिर उसका बच्चे को भी मैसेज जाया करेगा। ये चीज़ें सभी अंदर ना अभी जो है वो अंडर डेवलपमेंट फेज ही हैं, वो इंशाल्लाह जब होगा तो हमारा हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा कोशिश ये करें कि जैसे अभी तो एरियर बनते हैं ना आप लोगों के, तो हम आप लोगों को रिलैक्सेशन दे देते हैं किसी के नहीं महीने में फी ली तो हम आप लोगों को रिलैक्सेशन देते हैं, बैक डेट एंट्री करवा देते हैं। लेकिन जब बैंक वाला सिलसिला हो गया तो फिर आपको वो एरियर्स ही बनेंगे उसके, वो सिस्टम में अंदर ना हुआ तो नेक्स्ट मंथ सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है उनके एरियर्स जो है वो बना देगा, वो फिर आपको पे करना पड़ेंगे वो फिर। तो इसको मैच्योर कर लें प्रोसेस को, विद इन मंथ जो है उसकी प्रॉपर फीस जो है वो आप दे दिया करें। अभी जो कि बैंक में जाती नहीं है, हम एरियर्स बनते हैं, हम इग्नोर करते हैं उसको और फिर उसको जीरो कर देते हैं, या हम बैक डेट एंट्री करवा के उसको क्लियर करवा देते हैं ताकि कोई मसला ना बने। तो फिर इसका जब हुआ तो फिर लेट फी भी होगी ऑटोमेटिकली, फिर इसका वो एरियर्स भी बनेंगे वो फिर। और दूसरा ये है कि इसकी फी भी 6000 हो गई है। ये इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग भी थे और इसका नोटिफिकेशन भी क्लास के रेफरेंस से निकाल दिया हुआ है आर एंड डी डिपार्टमेंट ने। पहले 5500 थी फीस थी, अब इसकी फीस जो है वो 6000 हो गई है पर मंथ। अच्छा, दूसरा कुछ लोग यहाँ पे आपने देखा होगा ये फार्म पे छोटे छोटे ना, अच्छा थोड़ा सा छोटा करने की एक रीजन भी है। अगर हम करंटली तो देखा है बहुत सारी साइट्स पे ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, स्क्रॉल करते जाएं फिर नीचे आते जाएं, फिर स्क्रॉल करते जाएं फिर नीचे आते जाएं, बहुत सारी चीजें वो मतलब वो लगती, कुछ लोग उसको पसंद करते हैं कुछ लोग नहीं भी पसंद करते। इसको थोड़ा सा इनका साइज स्मॉल करने की सबसे बड़ी रीजन ये थी कि आपको एक पेज के ऊपर ना एटलीस्ट एक पेज के ऊपर आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिल जाए, बजाय इसके आप स्क्रॉल करें स्कैटर्ड फॉर्म में जाएं। तो जैसे आपका एडमिशन का फॉर्म भी है तो उसमें हमने एक साइड पे रख दिया उसका कोर्सेज बैचेस की इंफॉर्मेशन, और एक साइड पे रख दी उसके जो है वो आपकी नाम, फादर नेम, CNAC और अदर जो चीजें हैं उनकी रख दी। उसकी रीजन ये थी कि अगर हम आपको ये कर देना ऊपर उसका कोर्स आए नीचे फिर वो नीचे आता है सारा कुछ, तो जब आप लोग उसको इंटर करने लगेंगे ना नीचे जब स्क्रॉल डाउन होगा तो आप इंफॉर्मेशन भूल जाएंगे, उसमें गलती के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आपको पता नहीं किसका डेटा एंटर कर रहे हैं, ऊपर किसी और का नाम आ जाए, CNAC किसी का और। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा छोटा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये छोटा बहुत है, हम ठीक है हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी करेंगे। तो थोड़ा सा ना उस पे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसको हमने इस पोजीशन में रखा हुआ ताकि ना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो एक्वायर कर सके यूजर,
और अपना जो है ना इस रोल इस पे परफॉर्म कर सके। यहाँ पे इस फॉर्म की अगर हम बात करें तो इस फॉर्म के लास्ट पे जो है वो मेंशन है एडिट और सिलेक्ट। पहला आपने जब काम करना है तो आपने सिलेक्ट करना है उसको। राइट साइड पे जो बटन है ना, ये राइट साइड वाला, इसमें ये एक कह लें कि क्लिप बोर्ड तरह का है, ऊपर एक अपना पेंसिल सी बनी हुई है, उसको उससे कंसेप्ट दिया गया है बजाय इसकी लिखने के। तो इसको सिलेक्ट करना है। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका चालान जो है वो एम्प्टी खाली होगा, एम्प्टी डिस्प्ले होगा, मतलब खाली नजर आएगा आपको। तो ये बहुत सारे लोग ना ये मतलब जब निकालते हैं ना तो मुझे ईमेल्स करते हैं जी हमारा चालान तो खाली आ रहा है। तो उनको समझाया जाता है कि उसको सिलेक्ट करें। वो सारा दिन ही ऐसे ईमेल्स ही करते रहते हैं, फिर मतलब वो फिर जाके उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो। तो ये थोड़ा सा अभी चूंकि सेशन है हम फायदा इसका उठाएं। तो इसको क्लिक करके जैसे ही आप उसको चालान को प्रिंट करेंगे ना तो ये आपके पास चालान आ जाएगा जिसमें वीटीए कॉपी है, पीवीटीसी कॉपी है, स्टूडेंट कॉपी है, आगे फिर बैंक की कॉपी भी इंशाल्लाह आ जाएगी। तो ये चीजें जो अगर आप इसको बगैर उसके करेंगे तो वो आपको जो है ना वो नजर नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा आप इस पे जरा जो है ना वो देख लीजिएगा कि इसको किस तरह से करना है। एजाज साहब आप खामोश हैं कि आपकी आवाज बंद हो गई? नहीं, मैं जैसा एक मिनट में दूसरा फॉर्म खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी ठीक। वो खुलता कुछ है तो ना मैं उस पे ना ब्रीफ करता हूँ। कुछ लोग लिख रहे थे कि नो वॉइस, तो मैंने इसलिए पूछा। चलो जी, ये क्लियर हो गया थोड़ा सा कि सिलेक्ट करके उस पर जब आपने फी उसकी एंटर करनी है फिर आपने उस पर क्लिक करना है उसको, उसके एडिट पे, और फिर आपने उसकी रिसीविंग लेनी है। इस तरह इंडिविजुअली आपने जिस तरह से बच्चों की वो आती जाती है आप उनकी जो है ना वो रिसीविंग जो है वो लेते जाएंगे। तो ये हमारा जो है ये हो जाएगा कंप्लीट। बाकी ये डेट्स का आप जरूर ख्याल रखें कि विद इन सेशन जो है, सेशन से मुराद के उसका जो पीरियड है तो उसमें मतलब आप उसको कर लें, कंप्लीट कर लें उसकी रिसीविंग, ताकि वो बैक डेट वाली एंट्री वाला इशू ना बने। ठीक है जी, ये हमारा सेल्फ फाइनेंस का पोर्शन था। तो इसके बाद हमारा आरपीएल का जो है वो उसका उसका चालान है। अच्छा, आरपीएल के दो चालान है। ये आरपीएल का है एक हमारा, उसमें दो चालान है आरपीएल के ना। आरपीएल के दो चालान हैं। उसमें एक 1000 वाला है। अगर 1000 वाला उसका लिया हुआ है आप लोगों ने तो ये आपकी फर्स्ट असेसमेंट है। फाइनल असेसमेंट की फी 4000 है। तो जब तक आप उसकी 4000 वाली असेसमेंट आपकी ओके नहीं होगी तो आप लोग और ट्रेनी जो है ना वो नॉट एलिजिबल फॉर आरपीएल एग्जाम स्पेशली। तो आप लोगों ने उसकी असेसमेंट 1000 रुपये अगर लिया हुआ है तो वो फिर आप अगर उसका 4000 नहीं लिया तो वो फिर एग्जाम नहीं दे सकेगा। थोड़ा सा ये जहन में रखें। कुछ लोग जो है वो पैसे नहीं लेते लेकिन उनका सिस्टम में इंदराज कर देते हैं उनकी फी का और सारा कुछ, लेकिन वो हमारे पास रिकॉर्ड है, उसको हम निकाल नहीं सकते। ये आप जहन में रखें, जो आपने इंदराज कर दिया वो हमारे पास रिकॉर्ड है आपका। अगर आपने उसको
1,000 रुपया ले लिया, फिर उसकी असेसमेंट भी कर दी। कुछ लोगों ने कहा वो हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा पैसे दे देंगे, हमने उनकी असेसमेंट कर दी है और फिर फाइनल असेसमेंट भी कर दी है। उनके सारे हमने पैसे जो है वो ओके कर दिए, लेकिन उन्होंने हमें दिए नहीं है। तो अगर दिए नहीं है तो फिर आप लोगों को ओके भी नहीं करना चाहिए। तो ये रिकॉर्ड है वो हम निकाल नहीं सकते, ना ही हम निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा काइंडली, अगर उन्होंने आपको पैसे दिए हैं फर्स्ट असेसमेंट किया तो उसको डालें 1,000 रुपया। अगर उसकी दूसरी असेसमेंट या फाइनल जो है जो भी है वो उन्होंने दे दी हुई है तो उसको एलिजिबल करें। तो फिर जो है आप उसको 4,000 जो है वो लें उनसे, तो फिर उसकी जो है ना सिस्टम में एंट्री आप करें। जब एंट्री होगी तो फिर उसका रिवर्सल कोई नहीं है। तो हाँ, अगर एंट्री हुई है तो उसका दोनों असेसमेंट की एंट्री हुई है, किसी अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा नहीं आ सका, तो फिर इसकी जो है वो ये चीज़ें मैटर जो है ये आप डिस्कस करें एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से। वो इस पे को वर्क करें और बताएं कि क्या पिछला बच्चा जो है वो आगे एंटरटेन हो सकता है, तो उस हिसाब से वो फिर उनको जो है वो जो किया जा सकता है। तो अच्छा, दूसरा सेशन 2023 जनवरी में जो आप लोगों की इनरोलमेंट होनी है आरपीएल के हवाले से, मैं एडमिशन की बात नहीं कर रहा, वो बात कंप्लीट होगी। आरपीएल के हवाले से अभी 38 लोगों की, वैसे तो 51 लोगों ने कर दिया था, असेसमेंट हुई है जिसमें 1,001, जो उसमें 4,000 वालों की हुई है वो तकरीबन 38-40 बच्चे बनते हैं। अभी मैं सुबह स्टेटस देखा 38 थे, तो मुझे एग्जामिनेशन ने भी स्टेटस मांगा है। तो आप अगर है तो उनमें कोई चांस है बच्चों का, तो आरपीएल की एंट्री कर दें, ताकि आज अगर शाम तक हमें वो नहीं कहते तो कल हम उनको उनसे रिपोर्ट शेयर करेंगे, तो वो बच्चे फिर कम होंगे। फिर बाद में आप एंट्री करवाएंगे तो वो फिर बच्चा भी खराब होगा, तो फिर आप लोगों के लिए भी मसला मसाइल होगा। तो बेहतर यही है कि सेशन ओपन है, जिनका फरवरी में एग्जाम होना, जो 18-19 की डेडलाइन दी हुई है एग्जामिनेशन ने आप वीटीआईज को, तो और उसकी एंट्री ज़ाहिर है आरपीएल की जनवरी सेशन में होगी। अभी सेशन ओपन है, आज किसी किसी की एंट्रीज है तो काइंडली वो आज शाम 4 बजे तक अपनी एंट्री जो है वो आरपीएल में कर लें, जो जो सेंटर डिक्लेयर्ड है, जो जो सेंटर डिक्लेयर्ड है और जो जो कोर्स डिक्लेयर्ड है वो हमने फिक्स कर दिए हैं सिस्टम में, वो जाके अपनी एंट्री करें और जो है वो शाम तक मुकम्मल कर लें। ठीक है जी, ये हमारा आरपीएल का सेशन भी जो है पोर्शन था वो भी कवर हो गया। और यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, जब एलिजिबल करना है तो साथ में उसके मार्क्स भी डालने हैं आपने। और इसके 2 चालान होंगे, फिर मैं बता रहा हूँ, एक 1,000 वाला और एक 4,000 वाला। पहला जब निकलेगा, कुछ लोग कहते हैं जी वो तो 1,000 का निकल रहा है, पहला 1,000 का निकलेगा, दूसरा आपका जो है वो 4,000 का निकलेगा। तो ये आप इसको देख लें, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर हो तो वो भी आप डिस्कस कर लें। दूसरा, जैसे कि शुरू में मैंने बात की गूगल क्लाउड के हवाले से, गूगल क्लाउड के हवाले से हम एक ये दिस इज ए वेरी बिग प्रोजेक्ट, क्योंकि गूगल के पीछे पड़ के मिस्टर रॉबर्ट से बात होती रही, मैंने एक थर्ड पार्टी को एंगेज किया और बड़ी मेहनत से 5-6 महीने के बाद हमने गूगल्स पे जो है वो उसको हमने अपनी डोमेन जो है वहाँ पे अप्रूव करवाई है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है, जो मैंने लास्ट ईमेल की है उसमें प्रॉपर मैंने गाइडलाइंस भी भेजी हुई हैं, उन गाइडलाइंस को पढ़ें। अपना नेसेसरी डेटा जो है ना, वो वर्क स्पेस का अकाउंट है, गूगल आपका ऑफिशियल अकाउंट है, उसके साथ मैंने पासवर्ड भी मेंशन किया हुआ है, तो वो काइंडली आप उसको जाके लॉगिन करें, जिन वीटीएज नहीं किया, कुछ लोगों ने किया हुआ है। अपना जीएल का डेटा भी बैकअप, अपने जितने एक्सेल फॉर्मेट में जितने बैकअप्स हैं आपके या सिस्टम में, जो भी डेटा आपका जरूरी, टेंडर्स का जो भी जरूरी डेटा है, उसके जाके आप लोग वहाँ पे फोल्डर बनाते जाएं और वहाँ पे बैकअप जो है अपना मूव करते रहें। तो वो एक क्लाउड पे बड़ा सिक्योर बैकअप है। मैं आप उसको लोगों को काइंडली इजी ना लें, 1 टेराबाइट स्पेस जो है वो आप लोगों को हमने दी हुई है। 1 टेराबाइट स्पेस, ये मुंह से कह देना ये इतना आसान काम नहीं है। आप देखें आपके कंप्यूटर, पूरे कंप्यूटर में भी इतनी जगह नहीं होगी, वे भी जो नए आए हों उनमें 1-1.5 टेराबाइट हो, अभी तो 500 जीबी तक वो आ रहे हैं। तो 1 टेराबाइट हमने आपको स्पेस एलोकेट करके दी हुई है, जो गूगल से प्रूव हुई है। दिस इज नॉट ए सिंपल टास्क।
इसमें मेरे बड़े दिन लगे हैं इस पे कॉन्फ़िगरेशन पे, और अभी भी हमने आगे भी इसको ईमेल के साथ इंटीग्रेट करना है। हमने आपकी क्लासरूम्स के लिए इसको इंटीग्रेट करना है। आपकी क्लासें जो है क्लासरूम बनेगी, फिर आपका जो कोई बच्चों को डॉक्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आप उसको दे सकते हैं। ईमेल की इंटीग्रेशन आपकी सारी होगी, आपका सारा स्टोरेज इस पे शिफ्ट करना है हमने। तो ये इसको जब वो दूसरा काम शुरू हो गया, तो अभी आप लोगों ने ये लॉगिन्स वाला ही काम मुकम्मल ना किया हुआ होगा, तो आप लोग पीछे रह जाएंगे, पूछेंगे मुझे यार ये किस तरह से होना। हम अगला स्टेप जो है उस पे पहुंच जाएंगे। तो काइंडली इस पे जो मैंने गूगल वाली भेजी हुई है ना, तो वो आप उस पे लॉगिन करें। उसका है backup.pvtc.gop.pk। पीवीटीसी की डोमेन प्रॉपर अप्रूव हुई है। 1 टेराबाइट ईच हमने 300 यूजर इसमें फिक्स किया हुआ है। 300 टेराबाइट स्पेस हमने एलोकेट की हुई है इस सेशन के लिए, और फिर हम इसको मजीद भी इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है आप लोग इस पे जाएं, लॉगिन हों, अपना डेटा सारा कॉपी करें। ऑनलाइन भी इस पे आपने इसके लिए अगर फर्ज करें आपको बंदा घर में बैठा हुआ है, अगर आपने डेटा उस पर अपलोड किया हुआ है, आपका कोई इमीडिएट ऑफिसर आपसे कहता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन जो एक्सेल फॉर्म में दो, अगर वही डेटा आपने गूगल ड्राइव पे डॉक्स की फॉर्म में रखा हुआ है, तो आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप छुट्टी पे हैं, आप अपने रास्ते में जाते हुए अपने मोबाइल से अपना अकाउंट ओपन करें और ऑनलाइन उसमें एडिटिंग करें। उसकी वर्ड की फाइल है या उसकी एक्सेल की फाइल है, ऑनलाइन उसको करके ऑनलाइन उसको डाउनलोड करके फिर दोबारा उसको सेंड कर दें, या कि शेयर्ड पोर्शन ना लें, ऑनलाइन अपडेट करके उसको आप जो है ना डिलीवर कर दें। तो ये काइंडली आपसे वो मैंने गाइडलाइंस भेजी हुई हैं, backup.pvtc.gop.pk। इस पे चले जाएं, जाके अपना वो लॉगिन करें अपने वीटीआई का। जो मैंने पासवर्ड दिया हुआ है ना, वो आपको आउटलुक उसमें सॉरी आपको पीडीएफ जो गाइडलाइन है उसमें मैंने पासवर्ड लिखा हुआ है आपका, वो पहले डालेंगे। डालने के बाद फिर आप उसका नया पासवर्ड रीसेट कर लेना, ठीक है। वो आपको सिस्टम वहां पे ले जाएगा। बाकी अगर कुछ लोगों के पास ये यूआरएल नहीं भी खुलता ना backup.pvtc, तो आप drive.google.com लिखेंगे तो उसमें जाके अपना ये पूरा वीटीआई फर्ज करें ग्रीन टाउन @pvtc.gov.pk लिखेंगे, तो वो नेक्स्ट करेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा, फिर आप दोबारा वो आपको backup.pvtc पे ले जाएगा। वहां पे जाके आप वो साइट खोल के वहां पे अपना और भी बहुत सारी चीजें हैं उसको देखें, चेक करें और उसमें करें, अपलोड करें अपना डेटा, ताकि आप सिस्टम का और लैपटॉप का या कोई इस तरह कोई किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज का कोई भरोसा तो नहीं होता ना। कोई थर्ड पार्टी स्टोरेज है, थर्ड मीडिया स्टोरेज है, तो वो तो किसी वक्त भी वो डैमेज हो सकता है। लेकिन चूंकि ये क्लाउड है, इनका डेटा एक जगह पे नहीं पड़ा होता है, इनका डेटा मतलब डिफरेंट डेटा सेंटर में इंटरनेशनली पड़ा होता है। वो फिर आप इस यहाँ पे डेटा लॉस के चांसेस वो 0% होते हैं। तो वहां पे जाके आप अपना करें। और इसमें बल्कि आज के सेशन में किसी भी हवाले से कोई मसला हो, मुझे सेपरेटली कॉल करना चाहें, हेजिटेट करते हैं अगर आप ड्यूरिंग सेशन को क्वेश्चन आंसर करना, मुझे लहदा से कॉल कर लें, मुझे पूछें, 10 दफ़ा पूछें। मैं मैं हम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, पहले भी हमने सपोर्ट किया, अभी भी हम करेंगे। तो इसमें ऐसा ऐसा नहीं है कि जो हम ये आप क्यों पूछ रहे हैं, मुझे आप जब मर्जी कॉल करें, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोग जो है ना वो काइंडली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, जिसमें आपका ही फायदा है, ठीक है ना। तो आपका वर्क सिक्योर है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम जिसकी तरफ जा रहे हैं। फिर हमने जैसे जैसे हमने इसको फर्स्ट स्टेप पे लिया ताकि आप लोग अपना डेटा सिक्योर कर लें, और इसी डेटा को यूज करते हुए फिर हमने दूसरी इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से कर देंगे, वो 1 by 1 मॉड्यूल जो है ना वो हम करते जाएंगे और आप लोगों को लूप में लेते जाएंगे। तो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो उस पे रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये हमारा सेशन था जी। मैंने पूरी कोशिश की है कुछ चीज़ें इसमें कवर करने की। तो इसमें अगर किसी को क्वेश्चन आंसर है तो अभी अलाउ करते हैं यासिर साहब आपको, तो उस पर आप लोग हमें क्वेश्चन आंसर करें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का जो है ना वो रिप्लाई कर सकूँ। जी, थैंक यू वेरी मच इजाज साहब। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे काफी लोगों ने हैंड रेज किए हुए, मैं 1 by 1 आप लोगों के नाम से पुकारूंगा, आप अनम्यूट करके जो है वो इजाज साहब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यकीन मोहम्मद साहब जो है आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम जी सलाम। जी जी वालेकुम सलाम। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें अच्छी गाइडेंस दी। मेरा एक सवाल था सर, एडवांस फी के हवाले से। जो हमारे स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस पे होते हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि जी 3 माह की हम ले लें। वो इसलिए कि जी हम थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हैं, हमारे पास पैसा जो है ना वो आ जाता है। क्या इसका वोचर एक निकल सकता है? जी शुक्रिया यकीन साहब, उसमें कोई मसला नहीं है। आप बेशक 6 माह की ले लें, उसमें कोई इशू नहीं है। 6 माह की ले लें। जब आप नया वोचर निकालेंगे ना, एक भी लगा के आप रख लें, लेकिन उस केस में जब आप नया वोचर भी निकालेंगे ना, तो जी उसके निकालने की जरूरत ही नहीं है। वो आपको क्रेडिट देता जाएगा, वो आपको क्रेडिट शो करेगा। आप 6 मंथ तक निकालते जाएंगे ना, वो आप क्रेडिट में देगा। तो बेहतर ये है कि आपका जो फर्स्ट वोचर आपने निकाला है ना, उसके लिए वही जी। काफी है। वही आप राइट सर। उसको स्टेपल करके, उसके जो अपने उसको डिपॉजिट स्लिप है आपकी जो ऑपरेशनल अकाउंट की, उसके साथ उसको स्टेपल करके रख दें, क्योंकि वो रखना जरूरी है। उसकी जी रीजन जी ये है कि वो उस पे जो चलान नंबर आ रहा होता है ना, वो एक्चुअल रिकॉर्ड होता है ऑफ दैट ट्रेनिंग। तो जी। उससे कोई ऑडिट होगा फ्यूचर में, या कोई उस किसी और पर्सपेक्टिव में भी उसमें आपके लिए आसानी है। तो उसको निकाल के जरूर रखें। तो उसकी फर्दर जो है रिमेनिंग स्लिप निकालने की जरूरत नहीं है। वो निकालेंगे भी तो उससे जो है वो आपको मैंने क्या इसमें देखा। कहते हैं, वो क्रेडिट ही मिलेगा, उसमें कोई ऐसे नहीं एरियर वगैरह नहीं आएंगे। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी 3 है। आप सवाल पूछें। ये इन्होंने पूछा, यासर साहब अगले बंदे को है, ये यकीन मोहम्मद साहब थे। नहीं नहीं, मैं मुश्तबा की बात कर रहा हूँ। उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि सेल्फ फाइनेंस की जो फी की आप बात कर रहे हैं 6000 हुई है। हमारा जुलाई 2022 में बैच था क्लिनिकल असिस्टेंट का 1 ईयर का, तो उसकी फीस तो 5500 ही रहेगी या उसकी भी 6000 हो जाएगी? नहीं नहीं, क्योंकि अब वो उसकी फीस जो है ना, वो जो पिछले हैं वो उनकी सेशन की फीस 5500 ही रहेगी। ठीक है। अच्छा सर, इसमें ये है कि कुछ बच्चे जो है, अगर लेट्स सपोज कि अब अगर कोई करते हैं हम उसमें ऑनलाइन अगर पेमेंट जमा करवाते हैं, मतलब है कि उनके वालिदैन या उनके कजन वगैरह या जैसे भी जो उनको वो कर रहा होता है सर, हम्म तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है सर? उसमें जैसे मैंने शुरू में आपसे बताया कि इसका ना एमओयू चल रहा है, सर बैंक के साथ एमओयू चल रहा है। तो जाहिर है उसमें बैंक की सिक्योरिटी में और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उनकी टीम से हमारी फाइनेंशियल टीम की, पीवीटीसी की फाइनेंशियल टीम और बैंक की टीम की हमारे साथ मीटिंग हो चुकी है। उसमें हम सर उनके साथ एमओयू करेंगे, और फिर प्रॉपर जो है वो आपको ऑनलाइन फैसिलिटी जो है वो देंगे। और बाकायदा तौर ठीक पर है जैसे मैंने शुरू में बताया कि बच्चे को उसके सेल पे फ़ोन नंबर के अगेंस्ट एक मैसेज जनरेट होगा कि आपकी फीस जो है वो ड्यू है फलान डेट तक, तो आप इसको काइंडली करवा दें। और नीचे उसका वो ऑनलाइन करवाने का ना सारा प्रोसेस होगा। वो जैसे करेगा, वो जाके सर अपना वो उसमें जो पिन नंबर डालेगा, और वो फिर उसका फॉर्म पर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये अभी सर डिसाइड होनी है चीज़ें, तो उसके अगेंस्ट वो कर सर सके। सर बहुत शुक्रिया। सर सारे जी, यासिर साहब किसी और से पूछ लें। जी कोई किसी और का क्वेश्चन है? जी मोहम्मद हबीब साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर जी। जी बोलें। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत अच्छा सेशन था, इसलिए थैंक यू सो मच। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक यासर साहब ने अभी बताया एडवांस फीस का एक वोचर ले लें, क्रेडिट आता रहेगा। तो अगर हम नेक्स्ट मंथ में 5500 या 6000 फीस ऐड करेंगे देन ही क्रेडिट कम होगा, या बाय डिफॉल्ट 3 माह तक उसका वोचर सिफर पे आ जाएगा जिसने 3 माह की एडवांस फीस ली हुई है? नहीं, वो बाई डिफॉल्ट ही जब आप करेंगे ना, पहली फी ले लेंगे ना, तो जी सर। सिस्टम जब मंथ के एंड पे कैलकुलेट करता जाएगा आपका पिछला सारा, तो ठीक बाई है। डिफॉल्ट ही सिस्टम उसको कर देगा। आपको दोबारा उसमें ये वो दो बाय चीजें हैं, जैसे मैंने आफ्टर शुरू में बताया। आफ्टर 3 मंथ वो उसकी फीस वोचर सिफर हो जाएगी खुद ही? हाँ जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही है। सर अगर आप सेकंड ये लेते कि जाएंगे ना,
अगर आप लेते जाएंगे, सॉरी, अगर आप लेते जाएंगे ना, फर्ज करें आपने जनवरी की ले ली और फरवरी की लेनी है, तो मतलब उसका टोटल, फर्ज करें टोटल उसने मतलब दिया है, उसका 70,000 बन रहा है। जी तो इस तरह जब आप फरवरी में करेंगे, उसकी रिसीविंग ले लेंगे, तो फिर उसका वो उसका ये 11,000 कम हो जाएगा, फिर उसके फॉर्म पे वो उतना, यानी कि क्रेडिट जो है ना वो इतना ग्रेजुअली कम होता जाएगा। राइट लेकिन अगर आप उसमें दूसरे मंथ की फीस नहीं भी डालेंगे, आप शुरू में ले लेंगे, जी तो उसमें जब दूसरा चालान जनरेट होगा, उसमें वो क्रेडिट उसका उतना ही रहेगा जितना आपने वो कर लिया 6 महीने का। वो उसमें मजीद डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो फिर महीने के साथ साथ उसका क्रेडिट कम होता जाएगा, क्योंकि जो फीस आपने ले ली है वो फिर कम होता जाएगा। हाँ जी सर, इसी सिनेरियो में ना कुछ जैसे आपने बताया कि एरियर्स आ रहे हैं, आप बैंक में जाएंगे, जब बैंक में जाएंगे तो फिर इस चीज़ की रिलैक्सेशन नहीं होगी, तो किसी के एरियर्स हैं प्लस माइनस में कोई अमाउंट है बेटी, तो ये बैंकिंग जो सिस्टम होगा उसको स्टार्ट करने से पहले ये एक बार क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि किसी भी की सेल्फ फिनांस के बाद में कोई ऐसा एरियर या डेबिट क्रेडिट ना हो, नील होना चाहिए, फिर हम बैंक सिस्टम पे जाएं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो सके। हाँ, मैंने इसीलिए मैंने आपको शुरू में ये बताया है जी कि आपको इतना, इसको इतना मैच्योर कर लें। अगर हम इसको यकदम से ऑनलाइन पे ले जाएंगे ना, तो आपकी लेट फीस भी बन जाएगी, जी आपकी एरियर भी बन जाएंगे, वो फिर मसले मसाइल हो जाएंगे, क्योंकि जब तक वो फिर ओके नहीं होगा बैंक, तो फिर आपको नहीं, वो तो बैंक मंथ में एंट्री का कोई चक्कर नहीं होगा। तो राइट इसलिए थोड़ा सा हमने ये कहा है, चाहे उतना टाइम भी आप लोगों को मिल जाएगा कि इसको मंथ के मंथ जो है वो आप क्लोज करते जाएं। अभी भी मेरे पास क्यूरीज आती हैं कि हमने पिछले मंथ का नहीं डाला, तो फिर हमने कई बार तो हम कह देते हैं कि तो नेक्स्ट मंथ में जो है वो आप डालें, लेकिन नेक्स्ट मंथ में जाहिर है फिर उसके एरियर्स भी हैं। वो अगर हम एरियर्स हम हटा नहीं सकते। अगर एरियर्स ना हटाएं, एग्जैक्ट वैल्यू लें, तो फिर उसके एरियर्स की जितनी भी अमाउंट है वो आपकी स्टैंड बाई रहती है, आपके डेबिट में रहती है। तो जब एंड पे जाएंगे तो वो डेबिट आपका वैसे का वैसे ही खड़ा रहेगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि इसको थोड़ा सा मैच्योर कर लें विद इन सेशन। अभी तो हम बैकडेट एंट्री आपको लॉक कर देते हैं, लेकिन जब वो बैंक के साथ ये सारा सिलसिला हो गया, फिर तो वो आपको अगर लेट फी है तो वो लेट फी भी डालनी पड़ेगी, जैसा कि आप नार्मल रूटीन में होता है। हम बिजली गैस के बिल देते हैं ना, तो उसमें वो सारा वही होगा। क्या तो साहब आप क्वेश्चन पूछें कोई? अस्सलाम वालेकुम इंजाज जी साहब। जी वाले। सर मेरा एक ओजीटी कंपनीज के हवाले से एक क्वेश्चन है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि एड्रेस और फ़ोन नंबर ना उसको अपडेट करने के लिए अगर अलाउ कर दें। अक्सर ना अब शॉप्स हैं हमारी, तो वो शॉप्स रेंट पे होती हैं ज़्यादातर, वो अपनी ना शॉप तब्दील कर लेते हैं, तो वो फिर नया हमें फिर ओजीटी कंपनी दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी, एड्रेस के लिए हमें दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी। और इसी तरह अक्सर स्कूल्स में प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफ़र होके चले जाते हैं, तो उनके मोबाइल नंबर फिर हमने वो जो पहले अवेलेबल होते हैं ना, तो उनके लिखे होते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर हमें वो एक्सेस दे दें कि हम अपडेट कर सकें, नाम वही रहे ओजीटी कंपनी का, लेकिन हम एड्रेस भी चेंज कर सकें और कंपनी जो वहाँ पे हेड हैं, उनका मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकें। उसके हवाले से था कि अगर वो हमें काइंडली कर दें। दूसरा ये कि बैकअप वाला जो अभी आपने बता रहे हैं कि बैकअप ले सकते हैं, तो उसकी काइंडली गाइडलाइन ना वो ईमेल दोबारा कर दें। चले जी, मैं वो दोबारा आपको कर दूंगा वो गाइडलाइंस। वो काइंडली इस तरह ना ईमेल्स को इग्नोर ना किया करें। जो जी ईमेल्स सर। हम भेजते हैं ना गाइडलाइंस, वो गाइडलाइन पे एक बड़ा टाइम लगता है, उसके बाद फिर वो सारा कुछ देख के एक बड़ी एफर्ट होती है, राइट, फिर हम आप लोगों को चेक करने के बाद जो है ना सारा कुछ राइट चेक सर, हो जाता है, फिर हम आपको भेजते हैं। राइट तो सर, लेकिन मैंने जो उसका स्टेटस देखा है, तकरीबन अभी कोई काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक साइन इन ही नहीं किया। तो अभी जी, हम साइन इन नहीं करेंगे ना, तो फिर फ्यूचर में ये होगा कि जब हम दूसरे स्टेप पे, इंटीग्रेशन वाले स्टेप पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर जी, आप कहेंगे ये हमारा जो है ना ये ईमेल वाला लिंक नहीं हो रहा, ये ईमेल नहीं हो रही, तो इसमें ये नहीं हो रहा। तो वो इसलिए काइंडली स्टेप बाय स्टेप इसको ना करते जाएं। वो मैं आपसे दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब रही बात आपके फ़ोन नंबर की और एड्रेस की, अगर आप लोग सब एग्री हैं कि फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस उसका अपडेट हो जाए, तो फिर हम कर देंगे। लेकिन ये ना हो कि एक ओटीटी कंपनीज का फ़ोन नंबर और एड्रेस जो है आपने कहीं रिपोर्ट कर दी है, वो भेज दी है, डेटा किसी ज़रूरी जगह पे भेज दिया है, किस कंपनी में गया है, बाद में जब आप उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर अपडेट कर दें,
कंपनी एबीसी है, पहले एड्रेस और था, बाद में अब जो और हो जाए तो जो इस बंदे को आपने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड की है वो परेशान हो जाए, यार ये क्या है, ये तो कंपनी वो और आ गई, ये क्या है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आतिफ साहब? जी आतिफ साहब, आप आंसर सुना मेरा? काइंडली जो मैंने बात पूछी है इस पर अप्लाई करें। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, आतिफ साहब का क्वेश्चन जी ये सर। था, ये जी सर। क्वेश्चन ये था कि हम उसका कंपनीज का नाम वही रहे, उसका जी। एड्रेस और फोन नंबर चेंज हो जाए। मेरा जी सर। क्वेश्चन ये है, मेरा जी क्वेश्चन ये सर। है कि अगर हम ये एक्शन परफॉर्म कर देते हैं, सिस्टम में ये अलाउ कर देते हैं, जी तो सर। अगर आपने किसी अथेंटिक कंपनी को या किसी अथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इदारे को डेटा आपने प्रोवाइड कर दिया हुआ है जी जिसमें सर। कंपनी का नाम एबीसी था, एड्रेस फलां फलां था और उसका फोन नंबर ये था, जी और सर। उसके बाद आपने आपने उसका एड्रेस चेंज कर दिया, फोन नंबर भी जी चेंज सर। कर दिया। अब जी। कंपनी किसी जो आप थर्ड पार्टी को आपने डेटा भेजा है वो आपने पहली इन्फॉर्मेशन के साथ भेजा है। अब जी सर। वो जब उसको ट्रेस करेगी ना, तो वो फिर वो वहां पे कंपनी मिलेगी, फिर आप जब वो दोबारा रजू करेंगे तो वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये है कि ओजीटी बिल्कुल भी वो अलाउ भी ना हो तो ठीक है, लेकिन जब हमें कहा जाता है कि आप ओजीटी सेंटर क्रिएट करें तो उस वक्त हमें कुछ दिन के लिए दे दें ताकि ओजीटी फाइनल होने से पहले पहले हम वो चेंज कर दें। अब फर्ज करें अब नहीं नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, फाइनल करने से पहले आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, वो फिर अपडेट अगर करने की इजाजत मिल जाए ना तो फिर हो जाए तो फिर बेस्ट है सर। चले, मैं ये सज्जाद साहब से पूछ लूंगा कि अप्रूव करने से पहले अगर वो अपडेट, क्योंकि जब अप्रूव्ड होती है ना कंपनी, आपकी अप्रूव्ड हो जाती है आपके कैरियर गाइडेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर अप्रूव होती है तो फिर आप जो सिस्टम आपको लॉक कर देता है। अप्रूवल से पहले तो आप जो मर्जी उसमें अपडेट कर सकते हैं। मैं उनसे भी ये सज्जाद साहब से ये पूछ लूंगा और उनसे डिस्कस कर लूंगा, तो इसमें क्वेश्चन हो सका तो जिस तरह बेहतर हो सका हम इस पर कर लेंगे। ठीक है जी। एहतशाम साहब, अब आप सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम बाबा जी। हाँ जी सर। सर जहाँ साहब बहुत शुक्रिया सर, आपकी ग्रेटनेस है कि आपको जो भी सजेशन देते हैं आप उसको वेलकम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप हमें फैसिलिटेट भी करते हैं। तो मेरा सर क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली सजेशंस ही हैं एक दो। एक तो आपने जो ओजीटी कंपनीज है ना, जैसे हमारे कन्वेंशनल ट्रेड्स की आप ओजीटी कंपनीज जितनी भी होती थी, तो वो अगर कोई कैटेगरी ट्रेड वाइज चेंज होती है ना तो आप उनको आगे शिफ्ट कर देते थे। जैसे सेम प्रोजेक्ट में अगर कोई ओजीटी कंपनीज हमारी थी तो वो आपने उन ट्रेड से उठा के कन्वेंशनल 14 माह वाले में आपने कन्वर्ट कर दी थी। तो इसी तरह से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कन्वेंशनल ट्रेड्स में जितनी ओजीटी कंपनीज पड़ी हुई हैं, अभी चूंकि सीबीटी पे चल रहा है सारा कुछ, सीबीटी पे ट्रेड्स जा रहे हैं, तो सीबीटी वाली जो ट्रेड्स हैं उनके अंदर आप उन्हीं अप्रूव्ड कंपनीज को आप काइंडली शिफ्ट कर दें, ताकि हमें सीबीटी ट्रेड्स में अब बार बार जो है वो ना करना पड़े, ना ऐड ना करनी पड़े। चले, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप मुझे काइंडली ना ये सेशन के बाद सेकंड टाइम मुझे कॉल कीजिएगा, फिर मैं जी पूरी सर। डिटेल आपसे डिस्कस करूंगा, तो जी जी उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इस पे जो है ना वो कर लेंगे। जी सर। सेकंड सजेशन ये है कि आरपीएल की जब हम एंट्रीज कर रहे होते हैं ना, तो उसमें जब हम 1000 फी डालते हैं तो उसकी जो रिसीविंग रजिस्ट्रेशन डेट है वो नहीं अपडेट करता, वो वही उसने कोई फिक्स डेट रखी हुई है, जैसे अभी 31 दिसंबर 2022 आ रही है, तो वो 1000 फीस के साथ जब मैं अपडेट करता हूँ तब भी वही आती है, और रिसीविंग डेट 4000 जब सेव करता हूँ तब भी वही आ रही है। तो काइंडली उसको भी अकॉर्डिंगली आप चले अपडेट। चले मैं उसको देख लूंगा। दूसरा थोड़ा सा ये है कि जब आप डेट्स देते हैं ना, तो उसमें सबसे पहली कोशिश आपने ये करनी है कि डेट्स को हाथ से नहीं लिखना। अगर जी आपने डेट्स को कर्सर पे क्लिक करके ना, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर्सर को क्लिक करके लिखेंगे ना, जी जी। तो वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा आगे। आपने जो भी डेट सेलेक्ट करनी है, कैलेंडर को सिलेक्ट करें, फिर माउस को क्लिक करके फिर दें, फिर रिफ्लेक्शन होगी। सही है। ये थोड़ा सा कर लें,
ठीक है सर। फिर करके देखिए, अगर नहीं होता तो मुझसे आप डिस्कस कर लीजिए। जी सर। अच्छा सर, इज इट पॉसिबल कि ये जो आरपीएल की हम डाटा एंट्री करते हैं तो इसकी भी इसी तरह से जैसे बाकी ट्रेड्स की हमारी बायोडाटा फाइल जनरेट हो जाती है, तो पीडीएफ इसकी भी कोई जनरेट हो जाया करे, जिससे हमें बाकी उसके बच्चे के डाटा क्वाइफ जब चाहिए हो तो हम उसको जो है वो कर लिया करें। मतलब इसमें स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं जो कि बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकती है। हमने इसको ना इसलिए रखा था कि चलें ये जो इसके ग्रिड में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, मे बी वो आपका जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। लेकिन अभी आप लोगों की ये रिक्वायरमेंट है कि इसको एक सेपरेट रिपोर्ट में वो उस कोर्स का आ जाए, तो फिर हम जो है इंशाल्लाह इसको जो है वो सेपरेट जो है इसके पेज भी कर देंगे। चलें सर, ये लास्ट है हमारे एडमिन साहब की तरफ से सजेशन है कि जो चलान बैंक है ना, ये चलान जितने भी हैं उसमें बैंक की कॉपी भी उसमें काइंडली ऐड की जाए, ताकि वो बैंक वाले भी अपने पास रिकॉर्ड में रखते हैं ना एक कॉपी, तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है कि हम उनको क्या दें, कौन सी कॉपी दें। चलें ठीक है। मैंने जैसे शुरू में बताया कि अभी उनके साथ हमारा हुआ नहीं था। चलें जी जी मैं उसमें बैंक की कॉपी भी ऐड करवा देते हैं, तो फिर उसकी 4 कॉपीज हो जाएंगी। बैंक की कॉपी भी हम उसमें ऐड करवा देते हैं, वो फिर आप करवा सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी इख्तिशाम साहब। इसके बाद सरफराज खान, आप पूछना चाहते हैं क्वेश्चन कोई? सरफराज खान शोरकोट से। इसके बाद मोहम्मद तनवीर साहब, आप पूछना चाहते हैं, अनम्यूट करें अपने आप को। तनवीर साहब आप अनम्यूट करें अगर सुन रहे हैं मुझे। लोग बैठे भी हुए हैं जी। मोहम्मद ताहिर मुश्ताक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ताहिर सर, वीडियो जितोई से बात करूं। वैसे ओजीटी कंपनी के हवाले से वो सवाल थे, वो जवाब काफी मिल गए हैं। पूछना जी ये था कि ओजीटी ओल्ड कंपनी इनएक्टिव डिलीट करने की अगर इजाजत मिल जाए, तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा हैं उसमें, और फोन अपडेशन वाली। एक तो ये चीज थी। दूसरी, स्पॉन्सर और सेल्फ फाइनेंस का वाउचर एक ही जनरेट होता है, यानी इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, एक ही जगह? जी जा अच्छा, सकते। ये मुझे दूसरे क्वेश्चन की समझ लगी है। स्पॉन्सर और सेल्फ फाइनेंस का जो है वो एक ही है, तो उसका मैं जवाब देता हूँ। बाकी आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मैं फिर उसका भी जवाब दे दूंगा। वो हमारा जो इसमें प्रपोजल गया था ना हमारा सीनियर मैनेजमेंट करिकुलम की तरफ से, वो तकरीबन एक ही है, एक ही तरह से मिलता जुलता ही है, तो सेम पैटर्न पे भी हम लेके आए हैं। तो इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चेंज होगी, तो इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो जिसकी अप्रूवल हुई है ना वो तकरीबन एक ही है, तो इस वजह से वो आपको एक ही जो नजर आता है। और स्पॉन्सर डिटेल सर वो सेव नहीं कर रहा। हाँ जी, स्पॉन्सर की जो डिटेल है ना, वो काइंडली आप डिटेल उसमें डाला करें जरूर। स्पॉन्सर की अगर डिटेल नहीं डालेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा? स्पॉन्सर की डिटेल का फॉर्म बना हुआ है। जी, अगर वो आप उसमें सेव करते हैं ना सर, वो वायलेशन आ जाता है, वायलेशन की वो वायलेशन इशू की आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ वो वायलेशन की इस वजह से आती है कि अगर मल्टीपल ट्रेनिंग, फर्ज करें आपका पूरा बैच ही किसी ने स्पॉन्सर कर दिया है, तो आपने उसका उसका एक ही एंट्री करनी है। ठीक, आपने उसकी एक ही एंट्री कर देनी ठीक है सर। और उसमें लिख देना है कि उसके रिमार्क्स में लिख देना है कि ये जो है ना इस पूरे बैच को यही कर रहा है। आप चूंकि वो सबके लिए वो सेम नहीं करने देगा ना, तो बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो वो एक सबके लिए वो बियर हो जाएगा एक बार, बजाय इसके कि आप 30 बच्चों के लिए अगर किसी ने स्पॉन्सर किया है तो सबके लिए वो बार बार वो एंट्री करते जाएं। तो जैसे कि अभी गुजरांवाला में भी चल रहा है उनका, तो वो एक ही बार एंट्री करते हैं। अगर किसी की सेपरेट सेपरेट एंट्री है तो फिर उसके लिए सेपरेट करें। मैं मजीद आप इसको देख लूंगा कि अगर किसी के 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं तो उसमें आप वो वायलेशन उसी वक्त देता है जब चीज को सेम हो या आप दोबारा डालने की कोशिश कर रहे हो। लास्ट सेशन में जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया था, अब भी वही है अगले बैच के लिए, इस वजह से तो नहीं है सर? क्या कह रहे हैं सर, स्पॉन्सर ऑलरेडी पिछले बैच में भी थे वो, तो अब इस बैच में हम दोबारा करना चाह रहे हैं या वही रहेंगे चेंज स्पॉन्सर? नहीं, वो बैच का रेफरेंस देना पड़ेगा ना आपको। जो बैच है ना पिछला बैच, तो बैच के हवाले से रेफरेंस देना है ना। पिछला तो पिछले सेशन का था ना।
तो ठीक सर, बैच के हवाले से रेफरेंस आपको एक बार देना पड़ेगा। ठीक सर। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट आप ताहिर मुश्ताक साहब ने क्वेश्चन पूछा था, इनका हो गया। इसके बाद मोहम्मद हसीब साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अभी 2 क्वेश्चन रहते थे, आपने मूड कर दिया था। इजाज साहब जी से जी ये पूछा था कि जो कह रहे हैं ना कि जुलाई वाला सेशन की 5500 फीस रहेगी, क्लिनिकल असिस्टेंट या कन्वेंशनल कोई ट्रेड है लाइक एज हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर 1 साल का है, तो ये 5500 की फीस रहेगी। अब जो क्लिनिकल असिस्टेंट जुलाई वाला सेशन है वो जा चुका है अब हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हम फीस ले रहे हैं 5500 पर मंथ के हिसाब से ले रहे हैं। कुछ वीटीआईज हॉस्पिटल की फीस नहीं ले रहे, जो ले रहे हैं उनके लिए भी सेल्फ फिनांस में एक्टिवेशन नहीं हुई जनवरी 23 में कि हम उनके चालान निकाल सके, अभी तक नहीं हुई। और हार्डवेयर का कंप्यूटर का ट्रेड भी 1 साल का कन्वेंशन, उसमें भी एक बच्चा फीस दे रहा है, उसकी भी एंट्री जनवरी 23 में नहीं हो रही। ये आई थिंक के 6 माह पैरेलली सारे ना लॉक हो चुके हैं। तो एक इस हवाले से था जा साहब से। सेकेंडली कुछ लोग कह रहे हैं कि जा साहब ने एक ईमेल की थी 19/11/21 को कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर फी, लेकिन उसी ट्रेड की फीस दोबारा मिल गई थी हमें जून 2022 में पूरे 6 माह की। तो इस सिनेरियो में प्लीज क्लियर कीजिएगा सर। उसमें उसमें ये था शुरू में हमने अब जब एडमिशन फाइनल हुए ना, ड्यूरिंग एडमिशन फाइलिंग, तो हमने कोशिश की है कि उसको दोनों को इकट्ठा ही कर दें, मतलब वो इनका जो सेटअप है ना, स्केड्यूल जो है वो, इनका जो प्रोसेस है वो सेपरेट कर दें। लेकिन उससे पहले हमने ये, आपने लास्ट टाइम मेरा ख्याल काफी अर्सा पहले चेक किया होगा, तो 10-15 दिन पहले, तो मे भी उस वक्त हमने उसको एंगेज नहीं किया था। अब उसमें चेक कर लीजिएगा आप ओपन करके। सर मैंने अभी कल चेक किया है, जनवरी 23 में क्लिनिकल असिस्टेंट हॉस्पिटल क्लास नहीं शो करवा रहा फॉर फी चलान सेल्फ फिनांस पे। अच्छा, सर उसमें देखें, उसमें 2 चीजें हैं। जी आप पहले ये था कि पहले जब वो फॉर्म ओपन होता था ना, जी हमने वो बाय डिफॉल्ट ईयर 2022 ही होता था, जी राइट। जी अब चूंकि 23 भी आ गया तो हमने उसको जो है ना दोनों ईयर ऐड करवा दिए। तो अच्छा ईयर आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप फर्ज करें कोई बैच आपका पिछला है ना, आपको देखना पड़ेगा कि ये किस साल का बैच है। वो पिछले के लिए आपने ईयर 2022 सेलेक्ट करना है, तो फिर आपको नजर आएंगे। 23 में वो बच्चे नजर नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा ये चेंजेस किए हैं। पहले हमने फिक्स किया हुआ था ईयर 2022, क्योंकि 22 ही चल रहा था। अब 23 आ गया, अब हम 23 का एडिशन किया हुआ है। तो जब आपने वो ऊपर से बैच कोर्स सेलेक्ट करना है ना, तो आपने फिर नीचे से उसको 2022 पिछले सेशन के लिए 2022 भी सिलेक्ट करना है। फिर उसकी जब सिलेक्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको वो जनवरी, फिर सॉरी जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने जो वो देगा। जब 23 को सिलेक्ट करेंगे फिर वो आपके पास जनवरी और फरवरी आएगा। तो इसको काइंडली मजीद चेक कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई मसला हो तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, हम इसको देख लेंगे। राइट सर। सर दूसरा ये था इसमें। हबीब साहब, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, बाकियों को भी मौका दें। जी जी सर, जी सर, ठीक सर, जज़ाकल्लाह। जी, पूछने इसके बाद हामन नियाज साहब, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर हामिद नियाज बीते बिहाड़ी से। जी 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 आमिर साहब। सर मेरा सवाल तो नहीं, एक सजेशन है कि ये जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, जैसे ट्रेनी बायोडाटा की है, एक तफसीलन रिपोर्ट है, इसी तरह से अगर इसमें साथ में हर बच्चे का ऑन जॉब ट्रेनिंग उसने कहाँ की है, ऑन जॉब ट्रेनिंग प्लेस की जो एड्रेस है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, इस तरह जितने भी डाटा हम लोग पुट करते हैं, अगर एक डिटेल्ड जो है वो रिपोर्ट जनरेट हो जाए तो हमारे लिए जो बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सेल में डाटा रखने की या उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसमें हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जो भी डाटा हम लोग पुट करते हैं उसकी एक डिटेल्ड ट्रेनिंग की रिपोर्ट जो है वो अगर डाउनलोड हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत आसानी है डाटे को रखना का और जो है आगे आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये एक सजेशन थी, इस पे काइंडली जा सब जो है ना वो कुछ कमेंट चले, करेंगे। वो उसमें उसमें पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वो एक बच्चे का प्रोफाइल इस तरह से वो 5-6 पेजेस का बन जाएगा। तो अगर आपके पास कोई 1000 बच्चा है तो फिर उस हिसाब से देख लें उसको किस तरह आप करेंगे मैनेज, या सिर्फ व्यू करना है। क्योंकि अभी बायोडाटा रिपोर्ट देखें वो 1 पेज पे आ रही है,
फिर आगे उसकी ओजीटी कंपनीज हैं, फिर कंपनीज का बायोडेटा है सारा, फिर बच्चा कितनी तनख्वाह ले रहा है या सैलरी ले रहा है और कब हुआ, डेट क्या है, वो देख लें। ये जो है कॉलम सारे उस पे आने हैं। अगर तो इतनी लंबी रिपोर्ट आप लोग सर उसमें ये है कि हम लोग, मैं थोड़ा सा उसमें ये कहना चाहूंगा, हम लोग इनफरादी तौर पे हर विटेज मतलब डिफरेंट स्टाइल में ये डाटा एक्सेल में अपने पास बना के तो रखता है हमने, उसमें से जो कॉलम चाहिए होते हैं बाकी हाइड करके हम लोग प्रिंट निकाल लेते हैं या मतलब उसको यूज कर लेते हैं। तो अगर हमने एक जगह पे सिस्टम में डाटा डाल रहे हैं, वहीं से अगर हम लोग उसको जनरेट कर सकेंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी है कि मतलब वो, वरना वो सेशंस के एंड के ऊपर ईयर वाइज हमें अपना डाटा पर्सनल लेदा से भी तैयार करना पड़ता है। चले यहाँ से हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है। हम जो है हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी सजेशन की, हामिद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें फीडबैक दी, सजेशन दी। आप एक काम कीजिए, आप ना हमें एक टेम्पलेट, सिर्फ उसमें लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ आपने उसमें ये कॉलम लिख दीजिएगा। एक तो बायोडेटा वाला तो पूरा हो गया, ठीक है। उसके आगे आपने कौन कौन से कॉलम डाल, सिर्फ कॉलम ही, कॉलम ओजीटी कंपनी, मतलब कंपनी नेम आ जाए, कंपनी एड्रेस आ जाए, फोन, इस तरह कॉलम आप डाल दें। और वही कॉलम जो है वो फिर हम सिस्टम में आपके कॉलम को देखते हुए सिस्टम में वो फिर हम डाल देंगे, ठीक है। जी, अख्तर हुसैन साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक वो सजेशन देनी थी मौजूद ट्रेनीज के हवाले से, जो उसका स्कॉलरशिप होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना जाना जी, हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम है कि हमने वो डाटा बैंक बनाया हुआ है एक्सेल के अंदर ना। जैसे कोई ट्रेड्स आते हैं तो वो हम उसका सारा डाटा रखते हैं, कितने महीने उसके ड्यू हो गए स्टाइपेंड के और कितने महीने पे हो गए और कितना बकाया याद रहते हैं। तो ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर इस पे थोड़ा सा कोई काम हो जाए इसी पोर्टल के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेनीज आ तो रहे होते हैं, तो उसमें अगर कोई हो जाए इसमें इनपुट तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। चले अख्तर साहब, जी जी। हम ये करेंगे कि जब हम यहाँ से क्लेम फाइनल करते हैं जी। तो हम कोशिश करेंगे कि वो जो है वो उस क्लेम की एक रिपोर्ट जो है वो बन जाए, और उसको पेड क्लेम के हवाले से या कोई भी कैप्शन नेम दे के हम जो है वो आपको उसमें डिलीवर कर सकें सिस्टम में। तो वो फिर आप रिपोर्ट डाउनलोड करें, रिपोर्ट जब डाउनलोड करेंगे तो उसको किसी भी फॉर्मेट में आप रख सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो सिस्टम में वो जो है आपका डेटा जो है वो सेव ही रहेगा। तो ये, लेकिन ये होगा कि आपको वो उसका अंदाज नहीं करना पड़ेगा कि उसके आगे आपने उनको इतनी फी दे दी, इतनी फी दे दी। डेफिनेटली जितना आप लोगों ने क्लेम भेजा हुआ होगा वो आपको उसमें वो नजर आ जाएगा कि ये इतना क्लेम आपने पे किया हुआ है। इजाज़ साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना चैट में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर वो आप देख के उनका आंसर कर दें। जी मैं देख लेता हूँ। ये ठीक है, ये नोट कर लिया। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि इंक्लूड द चेंज इन एड्रेस, वही जो आतिफ साहब ने क्वेश्चन किया था, ये वही है। दूसरा ये इन्होंने लिखा है कि अगर फर्स्ट प्लेसमेंट की एंट्री के लिए कंपनी ऐड करने के लिए ओपन करने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इन टाइम एंट्री। तो इसमें किसी ने रोका नहीं है आपको यार। ये जिन्होंने एक क्वेश्चन किया है ना, आप देखिए ना, मैंने शुरू में बताया कि मुझे मुश्किल पेश आ रही है कि आप लोग जब इसका नाम लिखा हुआ है M9XT, शायद इसके मोबाइल का नेम ही है, वही आगे आ रहा है। तो इस तरह आप रीनेम नहीं करेंगे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। बहरहाल आपका क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। ये कंपनीज तो ओपन ही होती हैं लेकिन अप्रूव नहीं होती हैं। अप्रूवल के हवाले से आप लोगों को सज्जाद साहब जो CGP के हेड हैं उनसे रब्ता करना पड़ेगा, तो वो आपको जो है वो इस पे बता रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन करना चाहता है हैंड रेज करें। और इजाज़ साहब, किसी ने एक क्वेश्चन और किया है कि आप जो अटेंडेंस का प्रोसीजर है जो मेकअप क्लासेस वगैरह का है, वो काइंडली कह रहे थे कि दफा रिपीट कर दें। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया।
तो ये इन्होंने मुझे आया क्वेश्चन के ओनली 50 GB स्पेस, ये जो है ना वो मुझे थोड़ी स्क्रीन शेयर कर दें, तो मे भी वो मेरा ख्याल ओल्ड हिस्ट्री ना आ रही हो आपको। गूगल क्लाउड के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया कि 100 GB जो कि टेराबाइट नहीं है, कि ये 50 GB है, तो मुझे वो आप लोग वो एक स्क्रीन शेयर कर दें, तो वो मैं आपकी हिस्ट्री अपडेट करता हूँ। समटाइम हिस्ट्री में वो उतरी रहती है लेकिन पीछे एलोकेट हो चुकी होती है। तो जैसे आप उस पर प्रोग्रेस करते हैं ना, अपनी डेटा अपलोड करते हैं, तो वो एक्सपैंड होती जाती है, साथ साथ बढ़ती जाती है। मतलब 40 पे पहुंचेंगे, उसने बढ़ा के आपको 100 कर दी, फिर आपने 100 पे पहुंचेंगे बढ़ा के 200 कर दी, कई बार इस तरह भी होता है। तो ये भी होता है। तो मुझे स्क्रीन एक शेयर करें ताकि मैं आपको उस यूजर का स्टेटस देख के बताऊं कि ये क्या कैपेसिटी आ रही है। दूसरी बात जो है मेकअप के हवाले से, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये काइंडली थोड़ा सा अटेंशन के साथ, तवज्जो के साथ इसको सुन लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेकअप अटेंडेंस थ्रू आउट सेशन जो है वो ओपन ही है। आप लोग आज भी मेकअप क्लासेस करवा सकते हैं। जो आप लोगों के बच्चे जनवरी 2023 में अपसेंट हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन अपसेंट हैं, तो आप उनकी मेकअप क्लासेस करवा लें, साथ साथ करवाते जाएं। अभी अगर आपकी आज जो बच्चे अपसेंट हैं उनको 1-2 दिन देख लें, फिर उनके नेक्स्ट वीक में, हर वीक में उनकी मेकअप क्लासेस करवा दें। चाहे एक बच्चा हो, 10 बच्चे हों, 15 बच्चे हों, आप अपने लेक्चर के साथ साथ एक रिवीजन ही करवानी है ना। लेक्चर के रिवीजन, दूसरे बच्चों की रिवीजन भी हो जाएगी, उनको भी फायदा हो जाएगा जिन्होंने क्लास नहीं ली, जिनकी मेकअप हो रही है, तो वो उनको भी वो उसकी सारे लेक्चर की जो है ना वो डिटेल मिल जाएगी और उनको जो है वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। और फिर जब मेकअप जो बच्चे अपसेंट थे उन दिनों में, उनके अपसेंट के अगेंस्ट रजिस्टर पे जाके आप अंदराज कर लें कि आज 2 फरवरी को मैंने जो बच्चा 15 जनवरी को, 20 जनवरी को या किसी और डेट को अपसेंट था, उसकी डेट मेकअप की क्या है, 2 फरवरी है, 2 फरवरी है। तो इस तरह से ऊपर रजिस्टर के ऊपर डालनी, सिस्टम में नहीं डालनी, रजिस्टर के ऊपर डालनी। इसी तरह करते करते जब आपका मंथ जून का आएगा, तो लास्ट जून के आखिरी 10 दिन या 15 दिन हम ओपन करेंगे। तो उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उन दिनों में आपने मेकअप क्लासेस करवानी है। करवा भी सकते हैं, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि जो पीछे आपने मेकअप क्लासेस करवाई हैं उसका रजिस्टर पे इंदराज है। अब आप उसकी अब्सेंस को ओपन करें, अब्सेंस डिटेल में ओपन करें, और जो मेकअप क्लास रजिस्टर पे आपने दी हुई है उसको मेकअप डेट के साथ मेकअप डेट उसमें डालें और उसको सेव कर दें। ये आपकी मेकअप जो है ना वो इस तरह से अपडेट होती जाएगी। और फिर जब आप लास्ट दिनों में देखेंगे, रियल रिफ्लेक्शन जो है ना उसकी अटेंडेंस जो बूस्टिंग हो रही होती है, जब उसकी डेडलाइन पूरी हो जाती है तो फिर जो है वो उसको आपको उसकी अटेंडेंस जो है ना वो मिल जाती है। ठीक है जी, इसमें वो क्वेश्चन है तो बताएं। ठीक हो गया जी। आप चैट में 1-2 और क्वेश्चन है वो देख लें जरा। जी बिल्कुल जी, मेकअप अटेंडेंस का था। और बाकी तो मेरा ख्याल क्वेश्चन नहीं है। जो चैट में क्वेश्चन थे वो एंड पे मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये आ गया आरपीएल के एडमिशन जिन वीटीआई में हो रहे हैं उनकी लिस्ट, और जिस ट्रेड में एडमिशन वो कर रहे हैं वो भी शेयर कर दिया करें। कौन सा, जैसा सब रिपीट कीजिएगा। आरपीएल के जिन वीटीआई में कोई एडमिशन हो रहे हैं वो, और जो जिन ट्रेड में वो करवा रहे हैं उनकी डिटेल वो कह रहे हैं शेयर कर दिया करें। उनकी डिटेल बिल्कुल जी, उनकी डिटेल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। जो भी नोटिफिकेशन होता है और जो भी आपके असेसमेंट सेंटर डिक्लेयर होते हैं उनकी डिटेल जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहां पे जाके वो नोटिफिकेशन देख सकते हैं और अच्छा, उसको एक अपने। हाँ जी जी इजाज़त में एक क्वेश्चन है कि काइंडली कैन वी एक्सपोर्ट जीएल लेजर इन पीडीएफ फॉर्म। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप जीएल जो क्रिस्टल कोड है उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
अच्छा, एक ये क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग ट्रेड CAC का फी चालान जनवरी 2023 शो हो रहा है। रिपीट कीजिएगा। हॉस्पिटल में ट्रेनिंग जो होती है ना CAC की, हाँ जी। उसकी फीस का कह रहे हैं कि 2023 की जनवरी 2023 का चालान शो हो रहा है। अब तो पता कोई नहीं ये बात नहीं, शो हो रहा है। अगर उसका डिसाइडेड है तो अगर 6 महीने का डिसाइडेड है तो फिर 6 महीने का लें, वो आप ना उसमें पे करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो है वो कंफ्यूजन है थोड़ी सी कि क्या वाकई आप लोगों ने 6 महीने का लेना है या पूरा ही लेना है, ये थोड़ा सा है मुझे ये। लेकिन इजाज़त, मुझे अभी थोड़ी देर पहले बहावलपुर एरिया से एक बच्चे का फोन आया था कि जी वो पहले 6 मंथ का फीस लेते थे, इस दफा हमसे पूरी फीस मांग रहे हैं। हाँ, ये कुछ ऑपरेशन मैटर्स हैं अपना यासिर साहब। जी जी ये थोड़ी सी क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। अपना करिकुलम डिपार्टमेंट से ले लें या अपने एरिया मैनेजर से ले लें थोड़ा सा, क्योंकि हमने मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने उनको रोका हुआ है कि किसी की इतनी ही लेनी है। अगर कोई 6 माह का कोर्स है तो 6 माह की होगी, अगर कोई 12 माह का कोर्स है तो 12 माह की होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे भी हुई है कि ये जो कह रहे हैं कि CAC की नहीं लेनी है, इसमें मैं कोई ऑथेंटिक राय नहीं दे सकता। ये सीनियर मैनेजर करिकुलम या उनकी टीम के बंदे जो है ना, उनसे आप कॉल कर लें कि उन्होंने कोई अमेंडमेंट्स या क्लास का इस तरह कोई रेफरेंस तो नहीं निकाला, कोई इस तरह का ना, मेरे नॉलेज में नहीं है ये। जी, इजाज़त, चैट में कोई देख लें। और ये एक और, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड मेकअप क्लासेस प्रोसीजर एज हाउ ऑन सेम वर्किंग डे short attendance be covered in ongoing session. तो ठीक है, अगर आप लोग नहीं समझते, इस पे नहीं समझते तो ठीक है, आप लोग अपनी सजेशन दें एरिया मैनेजर को, हम रिवर्स कर देते हैं ये जो है ना विद इन सेशन जो है मेकअप अटेंडेंस का, इसको खत्म कर देते हैं। आपके लोग, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की मेजॉरिटी कितनी है। जी कमर शबाज साहब, आप सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट करें और सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा CAC की मैं हॉस्पिटल की फीस के हवाले से बात करना चाहूँगा। हाँ जी सर जब हम इधर ज़कात वालों से भी क्लेम करते हैं ना हॉस्पिटल की, तो उन्होंने ज़कात वालों ने भी हमें इसकी यानी कि नहीं, हमें फीस वगैरह भी नहीं दी और क्लेम भी नहीं दिया। इसी तरह हमें सिर्फ एक मरतबा ही मिली थी नॉन ज़कात भी, इसके अलावा हमें नहीं मिलती। तो लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी जब 5500 रुपया लिखा गया था, तो उसमें यही लिखा गया था कि पहली मरतबा सिर्फ जो कॉलेज की फीस है ना 6 माह, वो आपने लेनी है, हॉस्पिटल की नहीं लेनी। तो इसमें वो सर नहीं, काइंडली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप वो उसको सेल्फ फाइनेंस के साथ रिलेट ना करें ना। वो एक आपका स्टाइपेंड पे हो रहा है जो ज़कात के हवाले से था, उन्होंने जी कोई जी लगाया हुआ है, लेकिन उसको इसके साथ मिक्सअप ना करें। मजीद जो है वो मैं मेरे साहब से पूछ लूंगा कि ये कोई इस तरह का कोई दिया तो नहीं हुआ आपने या इस तरह का। तो सर बाकी काइंडली इसका लाजमी क्लियर करवा दीजिए। ऑपरेशन मामला तो ज्यादा अच्छा है कि आप अपने एरिया मैनेजर से पूछें, क्योंकि वही आपको ऑडिट करेंगे हाँ जी और वही जो है वो आपसे, आप उन्हीं से गाइडलाइन लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर। थैंक यू। और कोई जी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो ये ना, ये मुझे अब एक नॉट ओपनिंग देखें, ये है आप लोगों का ना, ये होता है कि HTTP और HTTPS पे रीडायरेक्शन लगी होती है, आपके ब्राउजर का होता है। तो ये कोशिश करें आप इसको गूगल क्रोम पे खोलें। अगर एज पे खोलना है तो उसकी एक सेटिंग होती है कि वो आपको DNS रिफ्लेक्टिंग ना दे, फिर आपको खोल जाए। फिर भी अगर आप लोगों को ये मसला आ रहा है, आप लिखें drive.google.com पे लिखेंगे ना, तो जब ये अपना यूजर डालेंगे तो आपको वो उधर ही ले जाएगा। जी ठीक हो गया एजाज साहब। ये मैसेज में भी किसी ने लिखा हुआ कि क्लिनिकल असिस्टेंट की जो है ना 12 महीने की फीस लेनी है, हमें यह कन्वे किया गया है, इसीलिए आप अपने इमीडिएट जो है सुपरवाइजर जैसे एरिया मैनेजर हैं उनसे पूछें, ज्यादा अच्छा हाँ, है। उनसे ये ऑपरेशनल मैटर्स हैं, इसमें ना तो मैं कोई जवाब दूंगा, ना ही आप किसी को आगे कोट कीजिएगा, जी क्योंकि जो ज़कात वाला इन्होंने बात बताई वो तो ज़कात की तरफ से था ना। लेकिन ये हमारा सेल्फ फाइनेंस का ताल्लुक ही नहीं है ज़कात से, ये तो बच्चे ने देना है और हमने लेना है।
तो बाकी अगर कोई इसमें कोई है तो अपने कंसर्न जो है इमीडिएट ऑफिसर है उससे बात करके आप इसको पूछ लें। हमने तो सिस्टम में अलाउ किया हुआ, अगर नहीं देंगे तो हम वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दें। करंटली हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया कि आपने 6 महीने तक लेना है। जी थैंक यू वेरी मच इजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा कम्प्रीहेंसिव लोगों को उनके क्वेश्चन आंसर्स जो था वो सेशन किया है, और पहले भी जो चालान मैनेजमेंट के हवाले से चीज़ें बताई हैं, तो बहुत शुक्रिया। अभी मैं आप तमाम लोगों से अटेंडेंस लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग जो है वो अटेंडेंस लगाइएगा, और ये बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं, एक बार ही लगाइएगा। और जैसे जैसे आपकी अटेंडेंस होती जाए तो क्विट करते जाइएगा, ताकि हमें जो है वो पता चल जाए कि लोगों की अटेंडेंस हो रही है। थैंक यू वेरी मच इजाज साहब, आप लीव कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जी जी बहुत शुक्रिया यासिर साहब, बहुत शुक्रिया। जी जी कि वेलकम। लास्ट पे मैं इन लोगों का कॉपरेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी एफर्ट्स हैं, बड़ी मेहनत से जो लोग करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, हर तरह से ये एंगेज रहते हैं। तो बिल्कुल इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हो गई और बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो थैंक चलो, यू। थैंक यू जी। Recording stopped.